Hi friends, in this video we will discuss the GATE question answers and the topics which we haven't covered in the previous videos, but we will discuss only new topics so that आपका time waste now. So before this video you should go through the previous videos and one more thing to add कि मैंने हर ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस के टाइमलाइंस नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं सो दैट इफ़ आपको सीधा किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखना हो तो आप उस टाइमलाइन पे क्लिक कर कर डायरेक्ट उस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पे पहुंच सकें एंड मीन्स आपको पूरी वीडियो ना देखनी पड़े. बट आई वुड से कि फॉर वंस यू शुड गो थ्रू द एंटायर वीडियो. डेफिनेटली आप कुछ नया ही सीखोगे रिगार्डिंग गेट. ओके, सो आफ्टर दीज गेट क्वेश्चंस you will find the explanation. Okay, so first question of 2017 is question number 1 is the Pritzker Architecture Prize for 2016 has been awarded to. Okay, इसका आंसर इज ए अलेजांड्रो अरेवाना. बट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस अपने रिसेंट जो भी आर्किटेक्ट है उनको याद रखना. और आई थिंक 2020 में दो लेडीज़ को मिला है, बट आप उनके नाम याद रखना. और इंडियन आर्किटेक्ट जिसको बीबी दोषी जिनको मिला है उनका नाम याद रखना, और किन बिल्डिंग्स के लिए मिला है और थोड़ा बहुत उनके बारे में स्टडी कर लेना. तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है, इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. बट ठीक है, प्रिट्जकर अवार्ड आजकल रिसेंटली पूछा जाने लग गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ देते हैं. प्रिट्जकर अवार्ड इज़ लाइक अ नोबेल प्राइज़. जैसे नोबेल प्राइज़ है वैसे प्रिट्जकर अवार्ड फॉर आर्किटेक्ट्स है. नोबेल प्राइज़ मिलता है पीस के लिए, फिजिक्स में कुछ, फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब में कुछ डिस्कवर करने के लिए. ये आर्किटेक्ट को मिलता है जिनका बिल्ट वर्क, मतलब जिन्होंने अपना जो काम किया वो ह्यूमैनिटी के लिए किया हो. whose built work is or contributes to humanity. जिनका जो भी बिल्डिंग्स बनाई हो ह्यूमैनिटीज़ के लिए बनाई हो. एंड बिल्ट एनवायरनमेंट. ठीक है, ह्यूमैनिटी और बिल्ट एनवायरनमेंट की तरफ कंट्रीब्यूशन किया हो थ्रू हिज आर्ट और आर्किटेक्चर, आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर. एंड जैसे नोबेल प्राइज फाउंड बाय अल्फ्रेड नोबल, वैसे ही प्रिट्जकर अवार्ड फाउंड बाय ए प्रिट्जकर. सेम सारे वही फंड है. जैसे नोबेल प्राइज़ में जो मनी है, जो पैसे मिलते हैं वो अल्फ्रेड नोबल के उनसे मिलते हैं, कंपनी से या उनकी तरफ से ही पैसे मिलते हैं. इसमें भी इन्हीं की तरफ से ही फंड किया जाता है, प्रिट्जकर फैमिली की तरफ से ही जो भी प्राइज़ में फ़ंड मिलते हैं. एंड इसमें मिलता क्या है, एक मेडल, गोल्ड का नहीं होता बट ठीक है, प्लस यूएस के $10,000. ठीक है, जो मेडल मिलता है वो ब्रोंज का होता है, नॉट गोल्ड. एंड जो मेडल है ना उस पर जो भी कैलीग्राफी या वो इम्पोजिंग, आई थिंक जिस उभरा हुआ जो भी बना रखा है, दैट इज़ इंस्पायर्ड बाय आर्किटेक्ट, वर्क ऑफ आर्किटेक्ट्स ऑफ आर्किटेक्ट लुइस सुलेवान. इनके आर्किटेक्चर से इंस्पायर होकर उसके ऊपर जो भी कार्विंग की है वो है. और होता क्या है, हर 1 नवंबर को
हरियाणा डे पे आप क्या कहते हैं अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए एक एप्लीकेशन मतलब भेज सकते हो यहाँ पे, और फिर आपकी बिल्डिंग्स और उनकी डिटेल्स आप भेज सकते हो। देन वो चूज़ करके जो भी विनर होगा उसको मिल जाएगा। सो 1 नवंबर को ये खुलती है इनकी साइट। ओके, इतना बहुत है प्रिस्का अवार्ड के बारे में। ओह शिट, मैंने कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। As per the CPWD handbook on barrier free and accessibility. Question number: As per the CPWD handbook on barrier free and accessibility 2014, the government of India, the minimum length of a straight ramp in a meter to raise a wheelchair to the plinth level of 600 meter is. ठीक है, CPWD में भी रैम्प का स्लोप 1:12 बताया है, और उसमें भी NBC में भी। सो अकॉर्डिंग टू 1:12 के स्लोप के अकॉर्डिंग मीन्स क्या हुआ ये, फॉर अ 12 मीटर 1 मीटर का हमें राइज मिल चाहिए स्लोप चढ़ाने के लिए। 12 मीटर के लिए 1 मीटर का मिनिमम राइज चाहिए। ओके, सो अब यहाँ पे 600 mm में 600 mm इज गिवन। सो 12 के लिए 1 है, तो 600 mm के लिए so 600 mm ओके इट्स प्लिंथ लेवल इज गिवन। तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 600 mm पे हमें चढ़ाना है। ऑफ कोर्स यही गिवन होता है, मैंने गलती से बोल लिया। हाइट इज गिवन 600 mm, सो इट्स नॉट 1 mm के लिए हमें 12 mm रैम्प चढ़ाना, 12 mm लेंथ चाहिए। सो 600 mm के लिए हमें 12 इंटू 600 दैट इज 7200 mm रैम्प चाहिए, और यू कैन से 7.2 मीटर। इसमें ऑप्शन नहीं है। ओके, आंसर इज 7.2 इज गिवन, दे हैव आस्क्ड इन द मीटर। ठीक है, ऑप्शन में 7.2 गिवन है। ओके यस, लिखा भी हुआ है कि स्ट्रेट रैम्प इन मीटर, तो 7.2 इज द आंसर। तो CPWD क्या है, CPWD के बारे में थोड़े से और वो ले लेते हैं। CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो कि सीधा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर्स के अंदर आता है। ठीक है, इसमें अच्छा इसके साथ एक क्वेश्चन हो जाता है मेरे को कि ना NBC 2016 में ये इसरो में क्वेश्चन आया था कि इम्पेयरमेंट्स दैट कोज डिफ़िकल्टी इन वॉक, हाँ डिफ़िकल्टी इन वॉक प्लस इनसिक्योरिटी ऑफ बैलेंस। तो क्या था ये क्वेश्चन आया था इस टाइप का ही कुछ, कि किस उसमें आता है ये डिवीज़न में, कि जब बंदे को डिफ़िकल्टी इन वॉक हो और इन बैलेंस में इनसिक्योरिटी हो। मीन्स यूजली लगता है कि डिफ़िकल्टी इन वॉक साइट वालों को, ब्लाइंडनेस वालों को होगा, बट इसका ये जिस डिवीज़न में आता है वो होता है एम्बुलेटरी डिसेबिलिटीज़। ठीक है, ये उस पोर्शन में मिलते हैं। उस पोर्शन में इसके रूल्स मतलब जो भी नॉर्म्स है वो एम्बुलेटरी डिसेबिलिटीज़ में लिखे हैं, इन सब के नॉर्म्स डिफ़िकल्टी इन वॉक में। ठीक है, हम CPWD पढ़ रहे थे। CPWD में एक आता है टैक्टाइल पाथ, बाकी जो इसमें है वो सब नॉर्मल थे, तो वो इतने स्टडी करने की जरूरत नहीं है। टैक्टाइल पाथ आता है। टैक्टाइल पाथ CPWD में 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्शन, ठीक है, 300 बाई 300 का ये प्लेटफॉर्म, और इसमें ये होते हैं 1 2 3 ये 4 होते हैं। ठीक है, मतलब ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये याद रखना कि डायरेक्शन के लिए ये लंबे सिलेंडर्स यूज़ होते हैं। टैक्टाइल पाथ समझ गए ना, जो अंधों को चलने के लिए होते हैं, मेट्रो स्टेशन पे आपने देखे होंगे। ठीक है, डायरेक्शन ये हो गए। देन आते हैं हैज़ार्ड्स।
तो यूजली वो कन्फ्यूजन होती है हैज़ार्ड और पोजीशन में। हैज़ार्ड वहाँ पे आता है कि जहाँ भी जैसे ये दरवाज़ा खुलना है तो यहाँ पे इससे 150 या 300 mm दूर ये टैक्टाइल पाथ लगाए जाएंगे हैज़ार्ड्स वाले, इससे इतनी दूर, और ताकि बंदे को पता चल जाए कि आगे खतरा है। तो हैज़ार्ड्स वाले का क्या होता है, 300 बाई 300 के ही होते हैं, बट द बबल्स जो भी ये सर्कल्स होते हैं दे ऑल आर अरेंज इन अ पैटर्न, कि स्ट्रेट, मतलब यू कैन से स्ट्रेट में होते हैं, रोज़ और इस टाइप में होते हैं, रोज़ कॉलम के शेप में। बट जब पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन टैक्टाइल में ये कब यूज़ होता है, जब ऐसे जा रहे हो और बंदे को ऐसे जाना हो, जब पोजीशन चेंज होती है तब ये यूज़ होते हैं। सो दिस इज़ द पोजीशन टैक्टाइल। इसमें ट्रायंगुलर की फॉर्म में होते हैं या इस टाइप में होते हैं, एक छोड़कर फिर एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। सो दिस इज पोजीशन चेंज टैक्टाइल। तो इसको याद ऐसे रखना कि हैज़ार्ड मतलब खतरा है, तो उन्होंने सीधे बनाए हैं इसलिए, ठीक है। और दूसरा जो बचा वो पोजीशन है। हैज़ार्ड मतलब इन्होंने रूल्स के हिसाब से बनाए हैं, एकदम सीधे सीधे सीधे। तो ठीक है, इसके बाद आता है एक टर्म और आती है इसमें, ड्रॉप्ड कर्व। ड्रॉप्ड कर्व यूजली लोग मतलब कर्व समझ लेंगे, बट इट्स अ वो रैम्प ऑन फुटपाथ। जब फुटपाथ पे रैंप बनाया जाता है तो उसे ड्रॉप्ड कर्व कहते हैं। फुटपाथ जा रहा है जो कि 300 या 150 होगा, उसके जो रैंप बनाया जाता है रोड पे, दैट इज ड्रॉप्ड कर्व, या इसको अंदर से ही बनाया जाता है, ठीक है, सो दैट रोड पे ना आए, तो दैट इज ड्रॉप्ड कर्व। देन इसमें होता है एक और जो पढ़ा था, डबल हैंड रेल। आपने मेट्रो स्टेशन पे भी देखा होगा कि 2 हैंडरेल होती हैं, तो जो डबल हैंडरेल होती है इसकी हाइट, तो जो ऊपर वाले की हाइट होती है वो तो 1 मीटर के आसपास, और इसकी वाली जो हाइट होती है ये होती है हमारी ग्राउंड लेवल से बता रहा हूँ, फिनिश लेवल से 700 से 800 के अंदर अंदर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा 800 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 700 से कम नहीं होनी चाहिए, डबल हैंडरेल। ओके, नेक्स्ट इज टॉयलेट। टॉयलेट का जो साइज़ बताया है CPWD ने वो है हमारा 2200 बाई 1750। हैंडीकैप टॉयलेट, सॉरी, नॉर्मल टॉयलेट तो ठीक है 3x4 के पास हो जाते हैं। 2200 बाई 1750, दिस इज़ द हैंडीकैप टॉयलेट। और इसमें ग्रैब रेल होनी चाहिए, ये तो नॉर्मल है सब कुछ। और इसमें क्या कहते हैं, एक WC आती है, क्या नाम था उस WC का, नाम भूल गया, इलास्टिक वाली होती है वो, स्प्रिंग वाली, सॉरी, मतलब जैसे ये होता है ना WC का सेक्शन ये पीछे वाटर जेट और ये इसमें वो, तो ये कुछ स्प्रिंग वाली होती है कि ये यूज़ हो जाती है बड़ों के लिए भी, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए भी। जब बच्चे इस पर बैठते हैं तो ये यहाँ तक चली जाती है, मतलब इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, और ये ऊपर, इसको कुछ कहते थे, अब मुझे उसका नाम याद नहीं, बट ये वाली हम वो है कि इसमें वो हैंडीकैप टॉयलेट में यूज़ नहीं कर सकते। ओके, हैंडीकैप में ग्रैब रेल जिसकी 600 mm की होती है, वो ग्रैब रेल की लेंथ। एंड इसमें एक पुश बटन जो मैंने इसमें पढ़ा है, मैंने पहले नहीं पढ़ा था कहीं, बट पुश बटन भी कंपलसरी है, दैट इज़ एमरजेंसी कॉल। एमरजेंसी बटन मीन्स कभी वो बंदा WC यूज़ करते हुए गिर जाए तो वो चिल्लाए, इससे अच्छा वो एमरजेंसी बटन दबा देगा तो अंदर बंदे चले जाएंगे। ओके, सो दैट इज़ टॉयलेट। एंड उसके और क्या था, और हैंडीकैप लिफ्ट, हाँ एक आई है हैंडीकैप लिफ्ट। अगर आप रैंप नहीं दे रहे और आप कह रहे हो कि मैं लिफ्ट दे रहा हूँ हैंडीकैप के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा हैंडीकैप के लिए, तो उस हैंडीकैप लिफ्ट का साइज़ जो है वो कम से कम 2 मीटर बाई 1100 मीटर होना चाहिए, ठीक है, 2 बाई 1.1 मीटर के आसपास होना चाहिए, मतलब 2 मीटर उसकी होनी चाहिए लिफ्ट, वो अंदर टू अंदर साइज़।
लिफ्ट कार का नहीं, ये शाफ्ट साइज़ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। लिफ्ट तो आपकी 1500 बाई 1500 में भी लग जाती है, अगर आपकी आउटर वॉल जो भी है, अंदर लिफ्ट शाफ्ट साइज़ है ये 1500 बाई 1500 में भी लग जाती है। और अब तो 1450 1350 में भी लग जाती है, वो अलग अलग डिपेंड करता है हिटाची और इन सब की, जिनकी भी ले लो। बट ठीक है, आपको ये याद रखना है कि 2 मीटर बाई 1100 की होनी चाहिए वो लिफ्ट, अगर आप रैंप नहीं दे रहे हो तो। एंड ठीक है, मैं इसको एक मिनट फोल्ड। ओके, इन पोजिशनल डायरेक्शन और हैज़ार्ड, ये तो हो गया मेट्रो स्टेशन पे जो हम अप ऑफ द प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। एक होते हैं जो ऑन स्ट्रीट और ऑफ स्ट्रीट होते हैं, इंडिया में यूज़ नहीं होते क्योंकि इंडिया में लाइट रेल सिस्टम नहीं चलता, मतलब बस चलती है लेकिन वहाँ हम यूज़ नहीं करते। तो ठीक, मैं एक बार उनका भी बता देता हूँ उनकी क्या शेप होती है। उनकी फर्स्ट शेप होती है, सेम होते हैं जैसे वो भी हैं, ये भी वैसे ही होते हैं, शेप अलग होती है। एक होती है कैप्सूल टाइप शेप, जिसे कहते हैं लोजेंज। ये कैप्सूल्स नहीं आती जैसे दवाइयाँ, मेडिसिन्स, उस टाइप की लोजेंज कहते हैं। ये किस लिए यूज़ होती हैं, ये प्लेटफॉर्म एज पे लगते हैं, ठीक है, ऑन स्ट्रीट। एंड और ये बस की, मतलब बस के लिए यूज़ होते हैं, बस वार्निंग के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म एज, जहाँ मतलब जहाँ बस आके रुकती है उसके जो एज होता है वहाँ पे इसको लगाते हैं। इंडिया बाहर यूज़ होते हैं, इंडिया में यूज़ नहीं होते। एंड ठीक है, इसमें यही था। देन होते हैं एक लंबे, बिल्कुल स्ट्रेट। इसको उससे कंफ्यूज मत होना, जो हमने डायरेक्शनल पढ़े थे वो ऐसे थे। ये क्या है, ये एक सरफेस ऊपर है तो एक नीचे है, एक ऊपर है तो एक नीचे, एक एक छोड़ के, ठीक है। ये ऐसे बहुत सारी होती, मतलब एक ये जो मैं बता रहा हूँ कार्जियोरी, ये आपने पैंट भी देखी होगी इस टाइप की, जो एक ऊपर होता है एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, पैंट में जो डिज़ाइन होता है, मतलब जो कपड़ा होता है वो, ठीक है। तो ये किस लिए यूज़ होते हैं, ये हैज़ार्ड के लिए यूज़ होते हैं। हैज़ार्ड मतलब कहाँ पे, जहाँ पे स्टेप्स आ रहे हो या लेवल क्रॉसिंग आ रही हो ना, वहाँ पे इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। देन एक साइकिल के लिए यूज़ होता है, वो भी कुछ इसी टाइप का होता है, ठीक है। बस इनकी जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम ज़्यादा, मतलब किसी में कम ज़्यादा होता है। तो अगर मतलब आएंगे नहीं, वैसे तो सेम आ जाए तो नहीं आएंगे, मतलब इनका डिस्टेंस याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो ज़्यादा डीपली हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो इनके सर्कल के और इनका भी करना पड़ेगा, बट ठीक है, सर्कल नहीं है, वो है इस टाइप के होते हैं ये। और ये इसको इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। साइकिल के लिए हो गया। देन होते हैं ब्लिस्टर्स, और एक होता है ऑफसेट ब्लिस्टर, ठीक है। ये बिल्कुल वही होते हैं जो हमने पढ़े थे डायरेक्शनल, और वो मतलब ऐसे 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 जिग जैग, और ये सीधे, ये हैज़ार्ड के लिए उसमें यूज़ होते हैं और ये डायरेक्शनल इसके लिए, ठीक है। ये ऑफसेट ब्लिस्टर यूज़ होते हैं प्लेटफॉर्म एज के लिए, ऑफ स्ट्रीट, ठीक है। वो था ऑन स्ट्रीट, ये है ऑफ स्ट्रीट। एंड मतलब जहाँ पे ड्रॉप्ड कर्व पड़ा था ना हमने, वहाँ ये सब यूज़ होते हैं। एंड ठीक है, इसमें तो इतना ही था। इनकी पिक अटैच हो जाएंगी तो क्लियर हो जाएंगे, एंड ठीक है। ओके, उसके बाद एस्केलेटर और कन्वेयर बेल्ट। एस्केलेटर और कन्वेयर बेल्ट हैंडीकैप उसमें नहीं आते, बैरियर फ्री में नहीं आते ये, ठीक है। CPWD के अकॉर्डिंग, बट हमने मेट्रो स्टेशन डिज़ाइन किया था तो 2 एस्केलेटर में से एक एस्केलेटर हमने एज अ उसमें लिया था, इमरजेंसी में काम आएगा, बट एज अ स्टेयरकेस नॉट अ वो।
ठीक है। एस्केलेटर और ये बैरियर फ्री में नहीं आते कन्वेयर बेल्ट, बट फिर भी इनके आगे हम टैक्टाइल पाथ लगाते हैं। ठीक है। एंड और इसमें इनमें एक टैक्टाइल पाथ प्लस ऑडियो इंडिकेटर कंपलसरी है। ऑडियो इंडिकेटर सुना ही होगा आपने, एस्केलेटर की आवाज़ ऑडियो में जो चलता रहता है वो कंपलसरी है एस्केलेटर के रूल के अकॉर्डिंग। अच्छा, एक चीज़ और इसमें मैंने पढ़ी थी, दैट इज़ एक टर्म थी स्पाउट। स्पाउट क्या होता है? जो टैप होती है, जो दीवार में टैप लगी होती है, दैट इज़ स्पाउट, मतलब कोई सी भी टैप। ठीक है, बस याद थी इसलिए बता दी। एंड इसके बाद आता है इसमें हैंडीकैप का एक पार्किंग, रास ले जाता है ये पार्किंग। तो हैंडीकैप की पार्किंग कैसे देनी होती है? मतलब अगर हम 50 गाड़ियों की पार्किंग दे रहे हैं तो उसमें एक हैंडीकैप की पार्किंग होगी। स्टार्टिंग में एक 50 पे, उसके बाद 100 के डिफरेंस पे एक एक बढ़ाते हैं हम। 50 पे दे दी, उसके बाद 50 से 150, 100 गाड़ियों की पार्किंग पे 2 हैंडीकैप पार्किंग, फिर 150 से 250 3 हैंडीकैप पार्किंग। ठीक है, उसके बाद 100 पे इंक्रीज़ करते हैं हम हैंडीकैप पार्किंग। और वैसे पार्किंग 5/2.5 की होती है, बट हैंडीकैप पार्किंग क्या हो जाती है, सेम वही रहती है 2.5/5 की, बट इसमें 1100 से 1200 का ये एक्सटेंड हो जाता है। ये जहाँ पे अनलोडिंग, यू कैन से अनलोडिंग सेक्शन, ठीक है, जहाँ पे बंदा उतरता है और पार्किंग ये है, उतर के मतलब व्हील चेयर अपनी एक्सेस कर सकता है। हैंडीकैप पार्किंग का सिंबल तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाती है 3600 से 3700 के बीच में। एंड जो इनमें कार पार्क होती है हैंडीकैप पार्किंग में, इट इज़ वो, ये इसका हो गया कि अल्टरनेट डायरेक्शन में पार्क होनी चाहिए कार, अल्टरनेट डायरेक्शन की, एक की फेसिंग इधर है तो दूसरी की फेसिंग इधर हो, ताकि उतरने चढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। एंड ओके, CPWD की गाइडलाइंस में यही इम्पोर्टेंट था। सो आगे चलते हैं। उल्टा कर दूं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, टस्कन एंड कंपोजिट ऑर्डर कॉलम्स आर एसोसिएटेड विथ। ठीक है, टस्कन एंड कंपोजिट हमने पढ़ रखे हैं। टस्कन आता है इट्रस्कन में। फर्स्ट पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रीक आर्किटेक्चर में नहीं, इस्लामिक में नहीं, बाइजेंटाइन में नहीं, रोमन आर्किटेक्चर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी, दैट इज रोमन आर्किटेक्चर। ठीक है, तो वैसे इन्होंने ऑप्शन में रोमन दे रखा है तो रोमन ही पड़ेगा पास में। टस्कन जो है कि रोम में, रोमन का ही पार्ट है, वैसे रोमन आर्किटेक्चर से जस्ट स्टार्टिंग का पार्ट है। ओके, टस्कन जो है रोमन आर्किटेक्चर से जस्ट स्टार्टिंग का पार्ट है, हमने हिस्ट्री में डिस्कस भी किया हुआ ये पार्ट। ठीक है, जो रोमन आर्किटेक्चर से जस्ट स्टार्टिंग इट्रस्कन आर्किटेक्चर है, मतलब ये मिलना नहीं है इसके कहीं भी रिमेन्स, बट ये जो 10 बुक ऑफ आर्किटेक्चर जो आर्किटेक्ट विट्रूवियस ने लिखी थी उसमें डिस्क्राइब है हमारा इट्रस्कन आर्किटेक्चर, और उसमें डिस्क्राइब है, मतलब इस बुक के थ्रू ही हमें आइडिया मिलता है इट्रस्कन आर्किटेक्चर का, और उसी में इट्रस्कन आर्किटेक्चर में टस्कन ऑर्डर कॉलम्स डिस्क्राइब हैं। टस्कन मतलब बिल्कुल सिंपल कॉलम, वुडन के बनते थे, बिल्कुल सिंपलर देन डोरिक। ठीक है, और टस्कन एंड कंपोजिट पूछे उन्होंने। सेकंड इज कंपोजिट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कंपोजिट उसमें आते हैं रेनाइसेंस में, ये भी हमने पढ़ा था, रेनाइंस में आते हैं कंपोजिट कॉलम्स, रेनाइंस, बरोक, रोकोको। ठीक है, रेनाइंस में आते हैं कंपोजिट कॉलम्स। होते क्या हैं, जैसे नॉर्मल वॉल्स ऐसे हैं तो कंपोजिट में ऐसे लग जाएंगे। ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि आप वो देखोगे, क्या कहते हैं, कोलकाता में क्वीन विक्टोरियन मेमोरियल,
अगर आप कोलकाता जाओ कभी क्वीन विक्टोरिया मेमोरियल, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये कंपोजिट कॉलम्स मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में देखे थे। कंपोजिट कॉलम्स वहाँ पे मिलेंगे, मतलब मोर ऑर्नामेंटेशन, ये आपको पता ही है, ये सब हमने डिस्कस कर लगा है। और ये कॉलम्स भी 3-3 फ्लोर तक जाते हैं, ये वहाँ देखोगे आप 3-3 फ्लोर तक गए हैं ऊपर तक, बिल्कुल वाइट कलर का जो पूरा मार्बल से बना है, इसकी मैं पिक भी अटैच कर दूंगा, ठीक है। कंपोजिट कॉलम्स इस टाइप के होते हैं, आयनिक प्लस डोरिक, दो फ्यूजन ऑफ द दो पुराने कॉलम्स इज कंपोजिट कॉलम्स। और एक बार ये भी लिख देता हूँ मैं, टस्कन, देन डोरिक, ये ऑर्नामेंटेशन की सीरीज लिख रहा हूँ मैं, डोरिक आयनिक कोरिंथियन, एंड देन लास्ट में कंपोजिट आता है, ठीक है। और ये होता है हमारा मस्कुलर, फेमिन, फ्लोरल एंड मोस्ट डेकोरेटिव। ओके, सो इन्होंने ऑप्शन रोमन दे रखा है तो रोमन ही जाएगा, क्योंकि टस्कन रोमन के पास ही आता है। ये मान लो ये टस्कन आर्किटेक्चर रोमन से जस्ट पहले का स्टार्ट हुआ था, और ये सेम ही है, ठीक है। बैरल वोल्ट भी इसी में ही आई थी। क्वेश्चन नंबर 4, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is appointed arch having two centers and radii greater than the span is, radii greater than the span is, ठीक है, ये लैंसेट आर्च ही होगा। लैंसेट आर्च इज द फर्स्ट ऑप्शन एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट, लैंसेट आर्च, ठीक है। लैंसेट आर्च क्या होती है? लैंसेट आर्च 3 टाइप की होती हैं। ओके, हम ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। गोथिक आर्च, ये भी पॉइंटेड आर्च होती हैं। रोमन आर्च तो सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, एंड फोर्थ इज ड्रॉप आर्च, ठीक है। लैंसेट आर्च जो 3 टाइप की होती हैं, पहली क्या है? पहली तो होगी नॉर्मल लैंसेट आर्च, ठीक है, जो ये हो गई, दिस इज लैंसेट आर्च हुज रेडियाई आर मोर देन नॉर्मल। देन आती है इक्विलेटरल, ओ इक्विलेटरल लैंसेट आर्च, जिनकी इक्वल होती है रेडियाई। देन आती है ड्रॉप, ड्रॉप मतलब याद रखना छोटा, तो छोटी लैंसेट आर्च, छोटी रेडियाई, तो कंफ्यूज मत होना तीनों में, ठीक है। ये और एक ही और आती है इसके साथ ही, अभी तक तो ये तीनों उसमें थी, तो ये ऐसे जाएगी, इसमें ये ऐसे जाती है, ये होती है सब बेस्ड। इसका बेस ही देख रहे हो चेंज हो गया, तो इसको ऐसे याद रखना, सब बेस्ड आर्च। लैंसेट आर्च ये ऐसे जाएगी इसी बेस पे ही, ठीक है। और एक और आती है ट्यूडर आर्च, वो कुछ इस टाइप की होती है, ट्यूडर आर्च। देन एक जो नई मैंने उसमें नहीं पढ़ी होगी इस्लामिक आर्किटेक्चर में, ये अभी मैंने देखी है, दैट इज रैम्पैट आर्च, मतलब जिसका एक बेस यहाँ है तो एक एंड यहाँ पे हो रहा है, तो ये पूरी आर्च है, ठीक है। दिस इज रैम्पैट आर्च। और एक लास्ट आर्च बची है कैटरनरी आर्च, कैटरनरी आर्च, जैसे कैटरनरी होती है ना, मतलब ज्वेलरी को आप ऐसे लटका दो तो अंडर द ग्रेविटी जो उसकी शेप बनेगी, उसी शेप को ऐसे, सो दिस इज कैटरनरी आर्च। बाकी रेस्ट आर्च हमने उसमें पढ़ ही रखी है, तो इसको वापस डिस्कस नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन इज ए, लैंसेट आर्च। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 इज द कंसेप्ट ऑफ सीरियल विजन, पंचुएशन एंड क्लोजर। ठीक है, सीरियल विजन को हमने कैसे याद रखा था कि विजन और सीरियल और पंचुएशन गॉर्डन। So options are Lee Corbusier, Louis Kahn, Kevin Lynch and Gordon Cullen. So fifth option number C, Gordon Cullen के सीरियल विजन, पंचुएशन, क्लोजर। ठीक है, और केविन लिंच तो हमारा इमेज ऑफ द सिटी एंड व्हाट टाइम इज दिस प्लेस। ठीक है, इमेजिबिलिटी, इन तीनों के लिए केविन लिंच का नाम याद रखना। एंड लुइस खान एंड ली कॉर्बुजियर तो हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है तो इसको नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। Question number 6 is in a 1 liter of paint, volume of solid pigment and volume of non-volatile binder are 400 cc and 600 cc. The pigment volume concentration number of paint is। ठीक है, तो सिंपल सा है कि 1 लीटर के पेंट में उसने कहा है कि सॉलिड पिगमेंट हो गया कलर। ठीक है, जोन सा भी कलर लोगे आप, रेड, पिंक, विंक, वो है 400 सीसी। सीसी बोलते सेंटीमीटर क्यूब। एंड नॉन वोलेटाइल बाइंडर है हमारा 600 सीसी। उन्होंने पूछा क्या वो पिगमेंट की कंसंट्रेशन बतानी है वॉल्यूम में। ठीक है, ये तो सिर्फ सिंपल सा ही है, पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन इज पिगमेंट की ये अपॉन में टोटल वॉल्यूम इंटू में 100। ठीक है, तो पिगमेंट इज 400 सीसी। ठीक है, अब सीसी को इसमें कर लो या लीटर को इसमें कर लो, ये हमने पढ़ा ही हुआ है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। सो मीटर क्यूब को जब हम सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे 10 की पावर 2 की पावर 6 और 10 की पावर 2 की पावर 3 दैट इज 10 की पावर 6 मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। और ये 3 से 3 गया, सो 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। सो एक काम करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं क्योंकि इसको चेंज करने में थोड़ा टाइम वो लग सकता है। 400 अपॉन 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 10 की पावर 100। सो 40 इज द आंसर। So its answer is 0. Okay, so answer is 40%. Next question की तरफ चलते हैं। The question number 7 is cold joints refers to। Okay, so question number 7 is cold joints। cold joint हमने पढ़ा हुआ है, cold joint refers to the expansion फ्रेश और ओल्ड। चलो ऑप्शन देखते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट्स इन अ लार्ज स्पैन कंक्रीट, नहीं। सेकंड ऑप्शन इज इंटरफेस बिटवीन एन ऑलरेडी सेटिंग कंक्रीट एंड अ फ्रेश बैच ऑफ कंक्रीट, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्ट्रक्चरल क्रैक अरेस्टेड बाय एम्बेडिंग मेटल रोड्स, जॉइनिंग ऑफ टू सिमिलर मेटल्स इन वैक्यूम। ठीक है, कोल्ड जॉइंट इज जो फ्रेश और ओल्ड कंक्रीट का जॉइंट बनता है, दैट इज कोल्ड जॉइंट्स। ये हमने पढ़ा हुआ डिटेल में कि, और इसे अगर वैसे बनना नहीं चाहिए लेकिन बनता भी है तो हमें सीमेंट को इस टाइप से इस शेप में छोड़ना चाहिए। ठीक है, स्लोप में वो भी, मतलब ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है डिटेल में कि क्या क्या होता है। और कॉलम को अगर जब एक बार में नहीं हो पा रहा पूरा, जब मटेरियल ख़त्म हो गया या बारिश आ गई या कुछ भी रीज़न हो गया, तो कॉलम को किस शेप में छोड़ना चाहिए और कैसे छोड़ना चाहिए, ये भी हमने डिटेल्स में पढ़ा हुआ है। सो इसमें जो कुछ टर्मिनोलॉजीज और है वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सपेंशन जॉइंट। तो एक्सपेंशन जॉइंट जो उस वहाँ पे नहीं बताया होगा वो ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, एक्सपेंशन जॉइंट क्या होता है, जो वेदर
और मॉइस्चर और थर्मल एंड अर्थक्वेक, इन पांचों के कारण जो भी चेंजेस होते हैं कंक्रीट के ऊपर, उन चेंजेस को रोकने के लिए जो जॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो स्पेस प्रोवाइड किया जाता है, दैट आर एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट वर्टिकल भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी के जैसा एक है कंट्रोल जॉइंट्स, जो यूजली कंट्रोल जॉइंट्स और एक्सपेंशन जॉइंट्स सेम होते हैं, बट इनमें थोड़ा बहुत चेंज वो होता है। मतलब क्या चेंज होता है, एक्सपेंशन जॉइंट यूजली ब्रिक के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ब्रिक्स एक्सपेंड भी होती हैं और श्रिंक भी होती हैं, एक्सपेंड प्लस श्रिंक। लेकिन कंट्रोल जॉइंट्स मोटार, कंक्रीट मोटार के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, जो यूजली श्रिंक होता है। मतलब जो क्या कहते हैं, मोटार और जो कंक्रीट है वो प्रेफर टू श्रिंक देन एक्सपेंशन, ठीक है। तो श्रिंक ज़्यादा होता है वो, एंड ये कॉन्टिन्यूस वर्टिकल होते हैं सिर्फ। और एक और याद रखना, एक्सपेंशन जॉइंट शुड नॉट बी लेस देन, एक्सपेंशन जॉइंट बनाना शुड नॉट लेस देन 1/4 ऑफ इंच, ठीक है। 1/4 इंच से कम नहीं होना चाहिए एक्सपेंशन जॉइंट। एंड एक्सपेंशन जॉइंट में क्या होता है, जो स्पेस है उसमें फिर हम सीलेंट भर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। एंड जो कंट्रोल जॉइंट होता है, इसमें क्या होता है, एक हम लगाते हैं बॉन्ड ब्रेकर टेप। तो ये भी टर्मिनोलॉजी याद रखना, एक लगाते हैं हम बॉन्ड ब्रेकर टेप। उसके बॉन्ड ब्रेकर टेप क्यों लगाते हैं, सो दैट टेंसाइल स्ट्रेस वोंट डेवलप। ये क्वेश्चन आया था कि बॉन्ड ब्रेकर टेप क्यों लगाते हैं, सो दैट टेंसाइल स्ट्रेस वोंट डेवलप इन द कंक्रीट। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट में कैसे डेवलप होगी वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। सो दैट टेंसाइल स्ट्रेस वोंट डेवलप इन द कंक्रीट, बॉन्ड ब्रेकर टेप। और कंक्रीट एक्सपेंड देन श्रिंक, सॉरी कंक्रीट एक्सपेंड लेस देन श्रिंक, ठीक है। तो श्रिंक ज़्यादा होता है। एंड तो बॉन्ड ब्रेकर टेप क्या होती है, जैसे ये आपका एक्सपेंड जॉइंट से कंट्रोल जॉइंट, तो पहले टेप लगा देते हैं, फिर उसके बाद सीलेंट से उसको भरते हैं, इसमें डायरेक्ट सीलेंट से उसको फिल कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज एक्सपेंशन जॉइंट, कंट्रोल जॉइंट्स। एंड देन आता है कोल्ड, जो कोल्ड जॉइंट है ना, ये क्या होता है, मतलब 1 से 3 आवर के बीच में कोल्ड जॉइंट डेवलप हो जाता है। मतलब आपने अगर पहला फ्रेश कंक्रीट घेरा, उसके बाद 1 से 3 आवर के बीच में अगर आप दूसरा कंक्रीट मतलब 3 आवर के बाद घेरते हो, तो वो मतलब कोल्ड जॉइंट बनेगा ही बनेगा। और वो 1 से 3 आवर का गैप वेरी करता है, आपका टाइप ऑफ कंक्रीट क्या है और वो सब कुछ, बट 1 से 3 आवर का गैप हमने ले रखा है, ओके। सो इसमें ये हो गया, ये हो गया। देन टाइप्स ऑफ क्रैक्स इन कंक्रीट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें फ्रेश और फ्रेश स्टेट में कुछ होते हैं क्रैक्स, एंड हार्ड स्टेट में कुछ क्रैक्स होते हैं, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि ग्रीन कंक्रीट इज फ्रेश कंक्रीट, इसी को फ्रेश कंक्रीट भी कहते हैं, ग्रीन कंक्रीट को, फ्रेश कंक्रीट को ग्रीन कंक्रीट भी कहते हैं। देन द फोर्थ ऑप्शन इज जॉइनिंग ऑफ टू सिमिलर मेटल इन वैक्यूम, दैट इज नोन एज कोल्ड वेल्डिंग, ठीक है। जॉइनिंग ऑफ टू सिमिलर मेटल, इसके साथ ये पॉइंट याद रखना, क्लीन होनी चाहिए वो मेटल, ठीक है। सो वो, और वैक्यूम में, अच्छा वैक्यूम तो इसमें गिवन है, वैक्यूम में जब ज्वाइन करते हैं इन तीनों को, तो ये आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। ज्वाइन इन द सेंस हम कोई भी वो नहीं लगाते इनके ऊपर, कुछ भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता। ये आप इससे समझोगे कि स्पेस में, इन स्पेस एक थ्योरी गई थी, ठीक है, वो थ्योरी वोरी नहीं पढ़ेंगे, मेन बात बताता हूँ। इन स्पेस में अगर दो अनप्रोटेक्टेड मेटल और शीट मिल जाए, अनप्रोटेक्टेड
piece of metal touch each other, तो वो स्टिक कर जाएंगे आपस में। अगर दो शीट आपस में अनप्रोटेक्टेड हों और क्लीन हो और साफ़ हों, तो वो आपस में अगर टच हो जाएं, मतलब एक के ऊपर एक आ जाए या टच हो जाए, दे विल स्टिक टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल मटेरियल, वो एक मेटल बन जाएंगी, वो चिपक जाएंगे आपस में, ठीक है, परमानेंटली। लेकिन वो अर्थ पे क्यों नहीं चिपक पाती? क्योंकि अर्थ पर ऑक्सीजन होती है। बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन हर मेटल अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है ऑक्साइड की, जो दिखती नहीं है बट वो बना लेता है, लेयर ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है। तो जो स्टिक कर जाती है उसको कहते हैं कोल्ड वेल्डिंग। इन अ वैक्यूम क्लीन सिमिलर मेटल ज्वाइन कर जाना। इसमें होता क्या है कि मतलब जो एटम्स होते हैं ना, उन्हें जो सेम काइंड्स के एटम्स होते हैं उन्हें पता नहीं चलता, मतलब ये केमिकल है कि उन्हें पता नहीं चलता कि जब वो आपस में चिपकते हैं कि ये एटम अलग है और ये एटम अलग है, तो वो आपस में मिल जाते हैं एटम्स। उन्हें लगता है कि वो ऑल आइटम्स आर द सेम पीस ऑफ अ सेम पीस ऑफ मेटल। सो वो स्टिक कर जाते हैं एंड तो पूरा एक मेटल बन जाता है वो। दिस इज नोन एज कोल्ड वेल्डिंग। ओके, सो ठीक है, इसमें इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज slenderness ratio of a column is represented by slenderness ratio is effective length upon radius of gyration. So option B is correct. 8th का B is the answer. Slenderness ratio is L effective upon radius of minimum, R minimum याद रखना, minimum radius of gyration होता है ये, minimum radius of gyration। ओके, अच्छा, यूजली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आर मिनिमम और एल इफेक्टिव कैसे निकलेगा, वो हमने 4 केस स्टडी किए थे कि ऐसे हो तो ऐसे हो, ये ऐसे निकलेगा, ऊपर से बंद हो नीचे से बंद हो तो इतना बकलिंग होगी, ठीक है ना। और आर मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? आर मिनिमम इज इक्वल टू आई अपॉन ए, और आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन ए, ठीक है ना। तो आर को कभी भी उसको, मतलब अगर मान लो सर्कुलर कॉलम गिवन है, उसका रेडियस गिवन है कि आर इतना है, तो ये मत मान लेना कि आर इज़ दिस आर से पहले एरिया निकालना, फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी होता है πd4/64 और उन सब का अलग अलग जो भी है, उससे आर मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना, एल इफेक्टिव निकालना, देन स्लेंडरनेस रेशियो। और एक चीज़ और कि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था M/I सिग्मा बाय वाई, एलिफेंट रोर्स E/R, MI का फोन, ठीक है, जैसे याद किया था। सो इसमें R हमारा रेडियस नहीं होता, इसमें भी R हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स जो आपकी बीम पहले ऐसे थी, उस पर वजन करने के कारण जो रेडियस में बेंड हुई, दैट इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। सो अगर सर्कुलर बीम की बने तो उसका R लेकर इसको सोल्व मत कर देना। ओके, तो ये तो एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लिक्विडेटेड डैमेज रेफर्स टू द, ठीक है, ये तो आ गया, पता नहीं कैसे आ गया। इसका ऑप्शन इज, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। कंपनसेशन पेड ऑन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच होता है ब्रेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द अफेक्टेड पार्टी बाय द अदर पार्टी, सो दिस इज लिक्विडेटेड डैमेज। जब दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो टूट जाता है, तो जिस पार्टी के कारण टूटता है उसको इतने पैसे देने पड़ते हैं जो उन्होंने कंपनसेशन डिसाइड किया होता है। और एक होता है लिक्विफेक्शन, वो सोइल के कारण होता है, जो अर्थ के सोइल, मतलब जब सोइल अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देती है, बस याद दिला रहा हूँ क्या है, सोइल अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देती है, दैट इज लिक्विफेक्शन। ओके, ठीक है, ये हो गया।
ऑन द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देन एक होता है डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, ठीक है। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड जिसे अब रेक्टिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, रेक्टिफिकेशन पीरियड भी कहते हैं। उसमें जो कंपनसेशन दी जाती है दैट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो वो जो पैसे दिए जाते हैं वो सिक्योरिटी डिपॉजिट में से दिए जाते हैं, मतलब जो कॉस्ट रखी जाती है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू दैट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट में से अगर उसके कट किए जाते हैं, ठीक है ना। और डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 1 साल का 3 महीने का वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि कितना रखना है, वो उस पर डिपेंड करता है। एंड इसके एक ही टर्म याद आती है दैट इज EMD, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, इसमें क्या होता है कि हम वो जो कुछ अमाउंट जो बायर होता है या जो आर्किटेक्ट है वो कुछ अमाउंट देता है कि मेरा भी इंटरेस्ट है इस डील में, ठीक है। मीन्स कुछ अमाउंट उसको जमा कराने होते हैं कि मेरा इंटरेस्ट इस डील में है या इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, तो दैट अमाउंट इज़ नोन एज अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। और अगर कॉन्ट्रैक्ट फेल हो जाता है या डील नहीं होती तो वो अमाउंट वापस नहीं होता। मतलब एक टाइप का फॉर्म समझ लो, हमने फॉर्म भरे किसी भी जॉब के लिए और अगर वो नहीं क्लियर है तो वो फॉर्म के पैसे वापस नहीं होते। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ठीक है। इसको गुड फेथ मनी भी कहते हैं, गुड फेथ मनी। एंड एक इसी से एक चीज़ याद आती है, रिटेनर। रिटेनर क्या होता है कि रिटेनर क्लाइंट कुछ पैसे, कुछ अमाउंट आर्किटेक्ट को देता है सो दैट वो अपना कंसेप्ट डेवलप करना स्टार्ट करे। सो बिफोर डेवलपिंग कंसेप्ट जो भी पैसे उसको दे क्लाइंट आर्किटेक्ट को देता है दैट इज़ नोन एज रिटेनर, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है और ये आते भी नहीं यूजली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Okay, so question number 10 is which of the following process is not used for corrosion resistance of cast iron? पेंटिंग यूज़ होती है, एपॉक्सी कोटिंग यूज़ होती है, क्वेंचिंग एंड फोर्थ इज गैल्वनाइजेशन, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इज क्वेंचिंग, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेंचिंग इज नॉट यूज फॉर द कोरोजन, मतलब कोरोजन रेजिस्टेंस। गैल्वनाइजेशन हमने पढ़ा है, जिंक में डुबोना, इपॉक्सी कोटिंग किसी भी इपॉक्सी लेयर की कोटिंग करना, एंड पेंटिंग इज सेम। बेसिकली होता क्या है कोरोजन वो भी देख लेते हैं हम। ओके, तो सबसे पहले एक जो क्वेश्चन मुझे इससे याद आ रहा है दैट इज TMT बार्स। TMT बार इज थर्मोकेमिकल, इसका ऑप्शन सी है, थर्मोकेमिकल ट्रीटमेंट बार्स, ठीक है। इसका ये क्वेश्चन आया था किसी आई डोंट नो किस में आया था, बट क्वेश्चन आया था कि TMT बार्स का सेक्शन कैसा होता है। उन्होंने लिखा था थर्मोकेमिकल ट्रीटमेंट और स्ट्रेंथ अच्छी होती है TMT बार्स की, मतलब सारे बार्स जो भी इन्फोर्समेंट बार्स होते हैं सरिये वो TMT बार्स ही होते हैं। तो इसका सेक्शन क्या होता है, हार्ड ट्रिम, हार्ड रिम एंड जो सॉफ्ट कोर, ये अंदर से सॉफ्ट होता है और बाहर से इसका रिम हार्ड होता है, ठीक है। सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द TMT बार्स थर्मोकेमिकल। ये क्या होता है, प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन है आयरन सरी के लिए TMT। एंड इसी से मतलब ये समझ लो HYSD बार्स निकलते हैं, हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार्स, हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार्स, ठीक है। और जो कौन से होते हैं FE 415, FE 500, इससे ऊपर वाले सारे वो TMT बार्स होते हैं। और जो FE 250 होता है वो होता है माइल्ड स्टील, ठीक है। HYSD माइल्ड स्टील बार्स, TMT बार, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं क्वेंचिंग ऑफ स्टील क्वेश्चन की तरफ। क्वेंचिंग ऑफ स्टील क्या होती है, क्वेंचिंग ऑफ स्टील होती है कि सडन हाई टेम्परेचर
एंड देन रैपिडली कूलिंग। मतलब पहले तो सरिये को, उसको लोहे को इतना मतलब गर्म करके पिघला तो है ही, उसके ऊपर एकदम से पानी गिर देते हैं, दैट इज़ क्वेंचिंग। ये आपने देखा भी होगा कि मतलब औजार बनाते वक्त किसी मूवीज़ में तलवार को पीटते और एकदम से पानी में डाल देते हैं, दैट इज़ नोन एज क्वेंचिंग ऑफ स्टील। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये स्टील को हार्ड कर देती है, एकदम सख्त बना देती है, हार्ड बट ब्रिटल हो जाता है स्टील। ठीक है, मतलब ब्रिटल मीन्स स्मॉल इम्पैक्ट कैन ब्रेक द स्मॉल इम्पैक्ट कैन मेक अ फ्रैक्चर, और ब्रिटल हो जाता है, समझ गए ना, मतलब ब्रिटल, हार्ड तो हो जाता है लेकिन ब्रिटल भी हो जाता है क्वेंचिंग से स्टील। तो इसलिए उसके बाद हम टेम्परिंग करते हैं, टेम्परिंग ऑफ स्टील। तो एक क्वेश्चन आया था कहीं पे कि क्वेंचिंग फॉलो टेम्परिंग या टेम्परिंग फॉलो क्वेंचिंग। तो क्वेंचिंग के बाद टेम्परिंग की जाती है। टेम्परिंग क्या होता है, टेम्परिंग हम उसको दोबारा हीट करते हैं, हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, बट उसको फिर हम स्लोली वो ठंडा करते हैं, स्लोली कूल, और इतना ज़्यादा भी कूल नहीं करते, जैसे इसमें तो बहुत ज़्यादा कूल करते हैं, इसको इतना ज़्यादा भी कूल नहीं करते, मतलब स्लोली स्लोली रूम टेम्परेचर पे ले आते हैं। तो दैट इज़ हीट ट्रीटमेंट, वो टेम्परिंग ऑफ स्टील। इसमें क्या होता है, ये इसकी टफनेस इंक्रीज़ कर देता है और हार्डनेस थोड़ी सी डिक्रीज़ कर देता है। तो याद रखना, टेम्परिंग हार्डनेस डिक्रीज़ भी करता है और टफनेस इंक्रीज़ कर देता है, और इसका ब्रिटलनेस थोड़ा सा कम कर देता है। उसके बाद एक आता है एनीलिंग। एनीलिंग क्या होता है, एनीलिंग इज आल्सो अ हीट ट्रीटमेंट जो इंक्रीज करता है इसकी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के लिए एनीलिंग यूज़ किया जाता है। ठीक है, और हार्डनेस तो डिक्रीज करेगा ही, तभी डक्टिलिटी बनेगा। तो याद रखना है डक्टिलिटी एनीलिंग, ओ डक्टिलिटी के लिए एनीलिंग किया जाता है, सो दैट इट बिकम मोर वर्केबल। जो स्टील बार्स हैं वो थोड़े डक्टिल हो जाए। एंड एनीलिंग हो गया। ओके, ये 3 प्रोसेस मेरे को याद थे। सो द क्वेश्चन इज कोरोजन। अच्छा, कोरोजन वाला था। तो कोरोजन होता क्यों है, कोरोजन के लिए क्या चाहिए, एक आयरन तो चाहिए, देन ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो जरूरी नहीं है वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ही चाहिए, वाटर वेपर भी चल जाते हैं, WVP। ठीक है ना। ओके, सो होता है, और ये बना देते हैं आयरन ऑक्साइड्स बना देते हैं, तो ऑक्साइड्स बना देता है ये। सो आयरन की अपने मतलब एयर की कांटेक्ट में आने पर उसे ऑक्सीजन मिल जाती है और वाटर वेपर मिल जाते हैं, तो वो ऑक्साइड हो जाता है। सो पेंटिंग, जैसे हमारे ऑप्शन गिवन है, पेंटिंग उसको कोटिंग कर देता है, तो नहीं आ पाता ऑक्सीजन की उसमें और वाटर वेपर में। इपॉक्सी कोटिंग इज सेम, गैल्वेनाइजेशन इज सेम। क्वेंचिंग इज द ऑप्शन जिसमें हम उसको कुछ भी कोटिंग वोटिंग नहीं करते, बस उसको गर्म करके उसको स्ट्रॉन्ग और हार्ड ब्रिटल बनाने के लिए सब कुछ करते हैं। सो कोरोजन इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेंचिंग कुछ काम नहीं आता कोरोजन रेजिस्टेंस में। ओके, टेम्परिंग बता दिया मैंने, स्लो हीट, स्लो दोनों स्लो होते हैं ये टेम्परिंग में। ठीक है, और इसमें सडन एनीलिंग। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 इज खत्म। क्वेश्चन नंबर 11। That on household with one or more married couples sharing rooms with a person aged 12 years or more is known as is computing for housing density, housing shortage, housing price and housing affordability.
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का डी इज ऑप्शन करेक्ट। हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी, ये हमने पढ़ा भी हुआ है हाउसिंग में, सॉरी हाउसिंग शॉर्टेज, हाउसिंग शॉर्टेज होगा, वही मैं कहूँ। हाउसिंग शॉर्टेज के हमने जो 3 वो पढ़े हैं, मतलब कैरेक्टर बोल लो, फैक्टर बोल लो। एक तो फर्स्ट इज ऑब्सोलिसिन फैक्टर, देन इज कंजेशन, इसको कंजेशन फैक्टर कहते हैं कि जब बंदा 12 साल का लड़का किसी मैरिड कपल के साथ रह रहा होता है, ठीक है ना, मैरिड कपल के साथ सेम रूम शेयर कर रहा होता है, एक ही घर में 2 कमरे हो तो चल जाता है, सेम रूम। एंड एक होता है होमलेसनेस, ये हमने हाउसिंग में डिस्कस किया हुआ है। ऑब्सोलेंस फैक्टर क्या होते हैं, जब हाउस आपका 80 साल से ज़्यादा पुराना हो जाता है, उसकी एज मान लो मोर देन 80 ईयर्स, ठीक है। एंड इसको डिलैपिडेटेड हाउस भी कहते हैं, डिलैपिडेटेड हाउस, जब उसकी एज 80 ईयर से ज़्यादा हो जाती है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का बी इज ऑप्शन हाउसिंग शॉर्टेज, दिस इज नोन एज हाउसिंग शॉर्टेज। हाउसिंग डेंसिटी आपको पता है पर एरिया होगा कुछ ना कुछ, डेंसिटी तो हमेशा किसी के अपॉन में होगा। हाउसिंग प्राइस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी भी थोड़ा रिलेट खाता है कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे या वो कुछ, मतलब अफोर्डेबिलिटी तो होगा कि अफोर्ड, ठीक है। तो हाउसिंग शॉर्टेज इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज excellence in design for greater efficiency program does not focus on, option number A is lower carbon emission, greater resource efficiency, cost effectiveness, labor safety। so of course as labor safety पे वो नहीं करता, so option D is correct, labor safety, ठीक है। एज एज पे देख लेते हैं, एज क्या है। एज हमारा ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन का एक टाइप का, ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन का सिस्टम है ये, ठीक है ना, मतलब सॉफ्टवेयर मान लो, कोई रेटिंग नहीं है कि जो ग्रीन बिल्डिंग को रेटिंग करता हो, सिस्टम और सॉफ्टवेयर है, मतलब सॉफ्टवेयर बनाता है ये। तो वो क्या कहते हैं कि ये मोस्ट इफेक्टिव वे देते हैं टू ग्रीन, मतलब इस सॉफ्टवेयर से आप अपनी बिल्डिंग को ग्रीन कैसे बनाओ, कोई भी डिज़ाइन कर रहे हो तो जैसे कैड हमारा काम आता है ना ड्राफ्ट के लिए, तो ग्रीन बिल्डिंग के लिए एज के सॉफ्टवेयर काम आते हैं, ठीक है। तो ये किस किस चीज़ पे फोकस करते हैं वो मैं बता देता हूँ। एक तो ऑक्यूपेंट बिहेवियर, ठीक है, ये बेस होते हैं इनकी ग्रीन बिल्डिंग के सॉफ्टवेयर। देन बिल्डिंग टाइप, लोकल क्लाइमेट एंड यूटिलिटी सेविंग। यूटिलिटी सेविंग मतलब वाटर सेविंग, वाटर पे हर गृह वाले भी ध्यान देते हैं और ये भी ध्यान दे रहे हैं। और कार्बन फुटप्रिंट, कि आपकी बिल्डिंग कितना कार्बन फुटप्रिंट करेगी। तो इन 5-6 चीज़ों का एज वाले जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो वर्क करते हैं। उससे आपके ये बिल्डिंग की 4-5 चीज़ें आ जाती हैं और पता चल जाता है कि मतलब बिल्डिंग ग्रीन के लिए, ग्रीन रेटिंग के लिए जाएगी या नहीं जाएगी, ठीक है। मतलब ये हेल्प करते हैं, जब आप डिज़ाइन करते करते साथ साथ आप ये सब कुछ लेके चलो तो आपकी बिल्डिंग ग्रीन हो जाएगी। ओके, तो ये एज IFC वालों ने बनाया है, इसकी फुल फॉर्म इनोवेशन फाइनेंस कॉरपोरेशन। इनोवेशन फाइनेंस कॉरपोरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, एज याद रखना। एज की फुल फॉर्म एक्सीलेंस इन डिज़ाइन फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी। एंड ओके, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, लोअर कार्बन एमिशन है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ग्रेटर रिसोर्स एफिशिएंसी एंड लेबर सेफ्टी, ठीक है। गृह वालों ने लेबर सेफ्टी, गृह वालों ने भी वैसे लेबर सेफ्टी के लिए ध्यान नहीं दे रखा, उन्होंने लेबर सैनिटेशन के लिए ध्यान दिया है। और लेबर सैनिटेशन वो मैंडेटरी है गृह रेटिंग के लिए ना, ये हमने डिस्कस किए थे मैंडेटरी क्या है वो। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, select the right option representing strategies components
अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफाइड मिनिमम एरिया अंडर स्मार्ट सिटी, ठीक है। ग्रीन फील्ड ये हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रखा है कि रेट्रोफिटिंग, रीडेवलपमेंट एंड ग्रीन फील्ड, ठीक है। रेट्रोफिटिंग मतलब थोड़े से चेंजेस करेंगे हम। रीडेवलपमेंट मतलब तोड़ कर नया बनाना, रीडेवलप करना उसको। एंड ग्रीन फील्ड मतलब नई एरिया में बनाना, बस मतलब नया बनाना, तोड़ना नहीं है। ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट और ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट भी हमने पढ़े थे, और हमने इनको याद कैसे किया था कि हमारे पास 500 रुपये हैं, तो अब देख लेते कितने एरिया पे क्या काम होगा। मीन्स 500 रुपये में अगर हम चेंजेस करेंगे तो ऑफकोर्स हम सबसे ज़्यादा एरिया में चेंजेस कर पाएंगे। सो इसका आंसर इज़ मोर देन, इधर आएगा मोर देन 500 एकड़, ठीक है। तोड़ कर नया बनाना, एक तो पहले करते नया बनाना। नया बनाना मतलब 50 से 250 से 500 नया बना पाएंगे, और जो रीडेवलपमेंट है वो 250 से भी कम कर पाएंगे, 250 एकड़, ठीक है। तो 500 एकड़ में रेट्रोफिटिंग करेंगे स्मार्ट सिटी के अकॉर्डिंग। 250 एकड़ होगा, मतलब रीडेवलपमेंट हम 250 एकड़ वाले एरिया में ही करेंगे, उससे ज़्यादा बड़े एरिया वालों में सिर्फ ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि इसे तोड़ कर बनाना है तो इसमें ज़्यादा खर्चा लगेगा, तो सबसे कम एरिया इसमें है। एंड स्मार्ट सिटी का क्वेश्चन है, तो स्मार्ट सिटी हमने स्टडी कर रखा है कि पैन सिटी मतलब वो पैन सिटी से कहेंगे कि सिटी में कोई ना कोई स्मार्ट सॉल्यूशन यूज़ करना है, दैट इज स्मार्ट सिटी। और स्मार्ट सिटी कितनी 100 डिसाइड की गई हैं। एंड ठीक है, इसमें एक दो पॉइंट और मैं बता देता हूँ जो याद अभी उस वक्त हमने स्टडी नहीं किए होंगे। 2023 तक इसकी डेडलाइन है, मतलब लोग वो सारी सिटीज़ को अपना अपना कुछ करके दिखाना ही है। एंड एक फर्स्ट ग्रीन, ये याद आ गया, फर्स्ट ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी ये कहाँ बनी है? औरंगाबाद में, औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी महाराष्ट्र में, ठीक है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो इंडस्ट्रियल सिटी है वो फर्स्ट इसमें स्मार्ट सिटी में आई है, ग्रीन फील्ड में। एंड और इसमें क्या था, और हमने सब पढ़ लिया था, पैन सिटी भी पढ़ लिया था, SRZ SEZ भी पढ़ लिया था। देन वो ठीक है, अभी जो लेटेस्ट हुआ है कि वेस्ट बंगाल और जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल एंड जम्मू कश्मीर एंड महाराष्ट्र भी, मतलब मेनली अब वेस्ट बंगाल याद रखना। वेस्ट बंगाल की सब स्टेट्स ने अपने अपने वो दिए, अपने अपने प्रपोजल दिए थे अपने अपने शहरों के लिए, बट वेस्ट बंगाल गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर पाया था। मतलब कुछ जो भी उन्होंने डेट निर्धारित की थी उस पर वेस्ट बंगाल अपना प्रपोजल नहीं दे पाया था, तो इसके सारे प्रपोजल कैंसिल हो चुके हैं। मतलब ये इसका पार्टिसिपेशन विड्रॉ हो चुका है इन स्मार्ट सिटीज़ में से। जम्मू कश्मीर के कुछ शहरों का और मुंबई के भी कुछ शहरों का हुआ है, महाराष्ट्र के भी जैसे मुंबई भी, बट वेस्ट बंगाल तो ऐसा स्टेट है जिसकी कोई भी सिटी उसमें इंक्लूड नहीं है स्मार्ट सिटीज़ में। एंड टॉप में जो स्मार्ट सिटी गई है सबसे, वो भुवनेश्वर, मतलब इसको सेलेक्ट किया सबसे पहले, और सबसे लास्ट में बिहार, इनका प्रपोजल सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। प्रपोजल सब ने दिए हैं, हरियाणा में आई थिंक फरीदाबाद सेलेक्ट हुआ है, और सबसे ज़्यादा यूपी में से लिए गए हैं 12, वो 100 है ना ये, उसमें से 12 तो यूपी के ही हैं। एंड ठीक है, इसमें और कुछ बताने का नहीं रह गया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 is the grade separated interchange should be suitable for 3 lakh road intersection is
ऑप्शन ए इज ट्रम्पेट, और ट्रम्पेट ही सही आंसर है। फुल क्लोवर लीफ भी हमने डिटेल में पढ़ा है, डायमंड भी हमने डिटेल में पढ़ा है, पार्शियल क्लोवर लीफ भी हमने डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन है ट्रम्पेट। इसको आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज द डिज़ाइन एलिवेशन एलिमेंट प्रोवाइडेड टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ अ व्हीकल ट्रैवलिंग एट अ प्रिस्क्राइब्ड डिज़ाइन स्पीड अलोंग द कर्व्ड सेगमेंट ऑफ हाईवे। ठीक है, इसका आंसर बिना वही सुपर एलिवेशन बैंकिंग होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सुपर एलिवेशन बैंकिंग। शोल्डर क्या होता है ये भी हमने डिटेल में पढ़ा है, मीडियन भी पढ़ा है, फुटपाथ भी ठीक है पढ़ रखा है। सो बैंकिंग और सुपर एलिवेशन भी हमने पढ़ ही रखा है। ठीक है ना, जिसका फॉर्मूला था E + F = V²/RG। याद रख लो, क्योंकि अब जब बैंकिंग से क्वेश्चन आ रहे तो कभी फॉर्मूला भी आ ही जाएगा। एंड ठीक है, और एक जो मैंने शायद इसके साथ बताया हुआ कि एक एयरपोर्ट, मतलब अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि एयरपोर्ट के रनवेज जो इतने लंबे लंबे होते हैं, तो उसके बाद एयरप्लेन ऐसे उड़ता है, देन उसको जाना अगर यहाँ पे होता है तो वो ऐसे घूम के फिर ऐसे जाता है। अब क्या करें कि ऐसे बना रहे हैं रनवेज को कि एयरपोर्ट जहाँ भी उसको उड़ना होगा वो उस डायरेक्शन में उड़ सकता है। ठीक है ना, यहाँ उड़ना होगा तो सीधा इसी डायरेक्शन में उड़ जाएगा। तो ये क्रॉस की जगह ये ले रहे हैं, बैंकिंग वैंकिंग सब प्रोवाइड करें, बट देखते हैं इफेक्टिव होता है या नहीं होता। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस इज नॉट एडोप्टेड इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इंसिनरेशन एडोप्ट किया जाता है, पायरोलिसिस एडोप्ट किया जाता है, फ्लोकुलेशन एंड कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन आपका सीवेज वेस्ट में अप्लाई होता है, सैनिटरी लैंडफिल। सो क्वेश्चन नंबर 16 का सी इज करेक्ट कि कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन हमने स्टडी किया था, चारों प्रोसेस हमने स्टडी कर रखे हैं। ठीक है, तो अब हम वो करेंगे जो शायद उस वक्त मैंने नहीं बताए होंगे। एंड इट स्टार्ट विद इंसिनरेशन। ठीक है, इंसिनरेशन हमने पढ़ा था। इंसिनरेशन क्या होता है, एरोबिक, एंड इसके साथ ही आता है पायरोलिसिस। ये होता है एनारोबिक। ठीक है, दोनों ही थर्मल डिकम्पोजिशंस हैं। दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन एंड दिस इज थर्मोकेमिकल डिकम्पोजिशन। दोनों में डिकम्पोजिशन ही होता है, मतलब सॉलिड वेस्ट को तो डिकम्पोजिशन ही करना पड़ेगा। इसमें MSW ग्रेड्स यूज़ होती हैं, ये आई थिंक मैंने शायद नहीं बताया हो। म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट ग्रेड्स भी कहते हैं, कहते हैं, फुल फॉर्म है इसकी। एंड ये फर्नेस में, मतलब भट्टे में इसको डाल देते हैं तो जलाते हैं। इसको एक चैम्बर में इकट्ठा करके जलाते तो हैं और साथ में कुछ केमिकल भी डालते हैं। दैट्स वाइज नोन एज थर्मोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ये याद रखना, एनारोबिक एरोबिक। इसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ये बिना ऑक्सीजन के होता है। ओके, एंड फ्लोकुलेशन कोएगुलेशन फ्लोकुलेशन हमने डिटेल में पढ़ा था कि एलम पाउडर एंड सब कुछ मिला के बाइंडिंग टुगेदर तो सेटल हो जाते हैं। नेफ्लियोमेट्रिक टर्बिडिटी, ये सब हमने डिटेल में पढ़ा था। और इसके तो सॉलिड वेस्ट के कुछ और याद जो आते हैं, दैट इज स्लीक फॉर्मेशन, डंपिंग इनटू सी। ये शायद नहीं पढ़ा था हमने। स्लीक फॉर्मेशन हो जाती है जब हम डंपिंग इन सी में डंप करते हैं कोस्टल एरिया से। अच्छा, ये पढ़ा था 20-30 जो भी किलोमीटर था उससे दूर फेंकने पर वो जब सामान ऊपर आता है, दैट इज नोन एज स्लीक फॉर्मेशन। लीचेट फॉर्मेशन उसमें होता है जब लैंडफिल होती है। ठीक है, सो और अच्छा, एक इसमें ये नहीं पढ़ा होगा शायद हमने, इंदौर मेथड, एक बेंगलोर मेथड। ये दो मेथड थोड़े से कहीं पेपर में आए थे। इंदौर आई थिंक आया था इंदौर मेथड, या शायद गेट में आगे आएगा। दोनों सॉलिड वेस्ट वही हैं। ठीक है, कंपोस्ट बनाने के लिए और दबा देते हैं, बस इनका तरीका अलग है। इंदौर में लेयर वाइज दबाते हैं और बेंगलोर, मतलब बस फेमस ये हुए हैं इंदौर और बेंगलोर मेथड। सॉलिड वेस्ट कंपोस्टिंग ही बनाते हैं दबाने का तरीका है। एंड इसके साथ एक
क्वेश्चन जो हमने शायद अभी, निसर्गुना बायोगैस प्लांट, ठीक है, जो बार्क वालों ने बनाया था, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एंड अच्छा किचन वेस्ट और बायोडिग्रेडेबल के लिए ये यूज़ होता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो तो, किचन वेस्ट हो तो निसर्गुना बायोगैस प्लांट। एंड डी वाट्स भी हमने इसके साथ ही पढ़ा था, डी वेस्ट, ठीक है, ये अभी हम यहाँ नहीं करेंगे। और सॉलिड वेस्ट में क्या होता है, वर्मिंग कंपोस्टिंग, होग फीडिंग, खिला देना उन सबको, एंड सेल्वेजिंग, ठीक है, सेल्वेजिंग मतलब वही रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, एंड एक आता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है ये होता है केमिकल ब्रेकडाउन, ये आई थिंक शायद नहीं पढ़ा हुआ हमने। केमिकल ब्रेकडाउन, फर्मेंटेशन जैसे वो होते हैं ना, फर्मेंटेशन ईस्ट प्रोडक्शन, जैसे हम वो कहते हैं दही, दूध से दही बन जाना फर्मेंटेशन, या मैदे में कुछ मिलाकर उसको छोड़ देना तो भटूरे के लिए फूल जाता है, तो वैसे ही उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। तो इसमें केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ सॉलिड वेस्ट इज नोन एज फर्मेंटेशन। एंड ठीक है, और सॉलिड वेस्ट से एक क्वेश्चन जो 0.5 किलोग्राम पर हेड पर डे इंडिया में जो यूज़ होता है, पर हेड पर डे। एंड ठीक है, अच्छा एक वो याद आ गया, COD और BOD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू डिग्रेड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मतलब तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए होती है, जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ये भी वही होती है रिक्वायर्ड बाय केमिकल रिएक्शंस होती हैं टू डिग्रेड ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वो होती है COD, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आया था BOD और COD, ठीक है। COD इज ऑलवेज ग्रेटर देन BOD, क्योंकि केमिकल, इसको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को ख़त्म करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो इसको ज़्यादा लगेगी। ये सिर्फ ऑर्गेनिक ख़त्म करता है BOD, मतलब इसमें जो ऑक्सीजन होती है जो लेते हैं हम फैक्टर, वो सिर्फ ऑर्गेनिक वालों को ख़त्म करेगा। तो COD इज ऑलवेज ग्रेटर देन BOD। तो एक क्वेश्चन आया था कि इफ़ प्रोडक्ट इज़ गिवन, जो भी था COD अपॉन BOD वैल्यू इज़ लेस, तो वो प्रोडक्ट क्या है, वो सब क्या है। तो ठीक है, जब COD इज़ लेस मतलब ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो कम चाहिए पिछली बार, मतलब कंपेयर करें हम पीछे वाले से, तो वो प्रोडक्ट हमारा बायोडिग्रेडेबल है, मतलब उसमें ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सॉरी बायोडिग्रेडेबल कहाँ से आ गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें ज़्यादा हैं, ना कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जब आपका COD इज़ लेस। ओके, COD अपॉन BOD इज़ लेस, तो ऑर्गेनिक, COD अपॉन BOD इज़ लेस ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इज़ बायोडिग्रेडेबल। ऑर्गेनिक कंपाउंड से होगा कि ये बायोडिग्रेडेबल होगा। COD और BOD लेस से ये ऑर्गेनिक कैसे हुआ, मान लो COD जैसे ऑर्गेनिक, ये 5 + 4 अपॉन 5, ठीक है, 5 मतलब कुछ भी चाहिए ऑक्सीजन ऑर्गेनिक के लिए, जो हमने दोनों में लिख दी, और ये 4 इनऑर्गेनिक के लिए। लेकिन अब उसने कहा कि COD अपॉन BOD और ये लेस हो गया, तो मान लो 5 + 3 अपॉन 5, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही रहेंगे, ये 2 हो गया, तभी तो ये लेस होगा। पहले था 9/5, अब हो गया 7/5, तो यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें कम है, जिसके लिए ऑक्सीजन हमें कम चाहिए, ठीक है। सो वो इसका मतलब वो कि इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड कम है, तो ऑर्गेनिक ज़्यादा है, तो द मटेरियल इज़ मोर बायोडिग्रेडेबल। ओके, आगे
आगे चलते हैं, इसमें और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रिंसिपल ऑफ एमिनेंट एंड डोमेन इज द पावर ऑफ restrict exercise of rights in land through zoning and environment law, control land use, retain land use, acquire and take possession of property in order to promote public interest। ठीक है, ये हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि इस द फोर्थ इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कि जो गवर्नमेंट है उसके पास 3 लॉज हमने पढ़े थे, राइट टू टैक्स, राइट टू पुलिस एंड एमिनेंट एंड डोमेन। तो एमिनेंट एंड डोमेन में हमने वो सारी लैंड असेंबलीज पढ़ी थी, लैंड एक्विजिशन एक्ट। सो जो फोर्थ ऑप्शन है वो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, कि आपकी लैंड एक्वायर कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट पब्लिक इंटरेस्ट। कंट्रोल लैंड, वैसे तो गवर्नमेंट लैंड यूज भी कंट्रोल कर सकती है, ठीक है ना, मतलब वो बना के लॉज वोज, बट जो एमिनेंट एंड डोमेन में आता है जिसमें वो हक कर सकती है, हक से मतलब बड़ा छोटा कर सकती है, एमिनेंट डोमेन समझ गए ना, तो वो इसमें फोर्थ ऑप्शन में आता है, लैंड छीनना। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज इन विच ऑफ द फ्लोइंग मॉडल डज द प्राइवेट पार्टनर ओन द रेवेन्यू एज वेल एज रिस्क एसोसिएटेड विद इट एंड द प्रोजेक्ट फॉर अ, रिस्क जो है वो प्रोजेक्ट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। जो क्लाइंट है वो रिवेन्यू ओन भी करेगा और उसका रिस्क भी उठाएगा। तो बिल्ड ऑन ऑपरेट, ये मतलब उसमें बनाएगा और चलाएगा। बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफ़र, ठीक है, उन्होंने लिखा लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 18 का ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, कि बनाएगा, बिल्ड ऑन रखेगा, ऑपरेट चलाएगा भी उसको, ट्रांसफ़र कर देगा, बट क्योंकि उन्होंने लिखा लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो रिस्क है वो उसके पास लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखा उसने। आगे डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट, डिज़ाइन बिड करेगा और बिल्ड करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र कर देगा, क्योंकि लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम लिखा है। एंड ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, Question number 19 is in a multi-storied building, the type of building system suitable for reusing the silage for non-potable uses। ठीक है, सिर्फ इसका आंसर 2 पाइप सिस्टम ही हो सकता है। मतलब इन्होंने क्या पूछा कि कैसा प्लम्बिंग सिस्टम जो सलेज, जो वो है सलेज, अच्छा सलेज होता है, एक होता है सलेज और एक होता है सोयल वाटर। सोयल वेस्ट इज WC का वेस्ट, सलेज इज रेस्ट फ्रॉम बाथरूम किचन एंड सोन, सोयल इज WC। तो सलेज को नॉन पोर्टेबल, मतलब वैसे यूज़ कर सके हम, मतलब पोर्टेबल होता है कि इधर उधर ना ले जाना, बट नॉन पोर्टेबल हम उसको मतलब अपने घर में या नीचे यूज़ कर सकें, तो वो सिर्फ 2 पाइप सिस्टम ही हो सकता है। ये चारों पाइप सिस्टम हमने डिटेल में पढ़ रखे हैं। सिंगल स्टैक सिस्टम मतलब सिंगल पाइप, जिसमें WC और यूनियन का पाइप आता है और इसी से ऊपर जो गैस निकलती है वो निकलती है। सिंगल के बाद आता है पार्शली वेंटिलेटेड सिस्टम, सिंगल स्टैक, इसमें यही होता है, एक ही पाइप होती है बट यूरिनल इसमें आगे आता है, और WC जब आती है तो उसके यहाँ पे वेंटिलेशन पाइप जोड़ देते हैं एक, ठीक है। अब वो चाहे इंटरसेप्टिंग ट्रैप से जोड़ें, इंटरसेप्टिंग ट्रैप, ठीक है ना, वो इंटरसेप्टिंग ट्रैप से जोड़ें या कैसे भी जोड़ें, बट वेंटिलेशन पाइप जुड़ जाता है सिंगल पार्शली वेंटिलेटेड में। मतलब पार्शियली वेंटिलेशन से याद रखना कि दोनों को वेंटिलेशन नहीं मिल रहा है, सिर्फ WC का मिल रहा है। देन आता है 1 पाइप सिस्टम, ठीक है। 1 पाइप सिस्टम में वो ये होता है कि दोनों आते हैं और इसको पाइप्स को उससे जोड़ देते हैं। देन लास्ट इज़ 2 पाइप सिस्टम, दोनों अलग अलग उतरते ही 2 पाइप सिस्टम में, ठीक है, और दोनों के अलग अलग अपनी वेंटिलेशन भी होती है। सो अगर हमें इसको सलेज को मतलब यूरिनल वाले को, या यूरिनल तो छोड़ो, बाथरूम वाले को या किचन वाले को दोबारा ये रीयूज़ करना है तो उसको अलग ही रखना पड़ेगा। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, 2 पाइप सिस्टम। बाकी सब में तो वो मिक्स होकर आ रहा है तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। STP में जाकर यूज़ करना लंबा प्रोसीजर है, अभी उन्होंने इसलिए ही पूछा होगा।
Okay, so question number 30 is okay. So question number 20. Question number 20 is the unit for measuring sound absorptions in a room is सेबीन्स. ओके, फॉर ऑप्शन 1 इज करेक्ट, सेबीन. फ़ोन क्या होता है डिस्कस करेंगे. डेसिबल साउंड की इंटेंसिटी की यूनिट, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट. ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करेंगे कि साउंड एब्जॉर्प्शन जो T60 का फॉर्मूला हमने स्टडी किया था 0.161 सॉरी 0.0161 इंटू में V अपॉन साउंड एब्जॉर्प्शन एरिया, इसकी यूनिट होती है सेबीन्स. ठीक है, एंड डेसिबल, डेसिबल सी ऑप्शन देख लेते हैं. फ़ोन फिर देखते हैं. डेसिबल इज़ द यूनिट ऑफ साउंड और इंटेंसिटी ऑफ साउंड और इंटेंसिटी ऑफ साउंड और पावर लेवल, इसकी यूनिट होती है डेसिबल. डेसिबल होता है क्या है, डेसिबल इज़ 1/10 अपॉन बेल. तो बेल यूनिट होती है डेसिबल, उससे डेसिबल से बन गया, 1/10 करने से डेसी यूज़ हो गया तो डेसिबल. ठीक है, और तो एक चीज़ और याद रखना कि नॉर्मल कन्वर्सेशन हमारी 60 डेसिबल होती है और गन शॉट की जो आवाज़ होती है वो 140 डेसिबल होती है. एंड एक क्वेश्चन जो आया था L90 रिप्रेजेंट्स द बैकग्राउंड नॉइज ऑफ ट्रैफिक. बैकग्राउंड नॉइज ऑफ ट्रैफिक मतलब क्या है इसका कि 90% ऑफ टाइम यही नॉइस, मतलब जो भी उन्होंने नॉइस डिसाइड किया होगा वो नॉइस रहा उस ट्रैफिक में. 90% ऑफ टाइम वही उसी टाइम, मतलब जो भी उन्होंने लेवल डिसाइड किया होगा उतना शोर रहा. 90% ऑफ द टाइम उससे ज़्यादा शोर रहा. ठीक है, तो दैट इज़ L90. ऐसी L10 भी होता है कि 10% ऑफ द टाइम यही इतना शोर रहा, उस लेवल से इतना ऊपर रहा बस. 10% ऑफ द टाइम, पूरे दिन का 10% उस लेवल से इतना ऊपर रहा बस, जो भी उन्होंने लेवल डिसाइड किया होगा ट्रैफिक के लिए जितना लेवल होना चाहिए. सो L90 रिप्रेजेंट बैकग्राउंड नॉइस ऑफ ट्रैफिक. ओके, ये हो गया. नाउ ठीक है, ये क्यों बताया था मैंने 60 डेसिबल 140 डेसिबल, क्योंकि अभी आप सोचोगे कि नॉर्मल कन्वर्सेशन की 60 डेसिबल है, मतलब जो भी हम नॉर्मल बात करें, और गन जो इतनी तेज़ आवाज़ करती है उसकी सिर्फ 140. सो इसका क्या ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, इसका क्या फंडा है, ह्यूमन ब्रेन और साउंड का रिलेशन. ह्यूमन ब्रेन और साउंड वर्क्स ऑन अ लोगैरिथमिक फंक्शन. ठीक है, मीन्स कि साउंड अगर 10 गुना लाउडर होगी ना रियल लाइफ में, तो ह्यूमन ब्रेन को सिर्फ उसका 2 गुना ही सुनाई देगा, ट्वाइस. वो 2 गुना लगेगी. अगर वो 10 गुना भी होगी तो वो सिर्फ 2 गुना लगेगी, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा इज इक्वल टू 10 log I अपॉन I नॉट. तो लोगैरिथमिक फंक्शन है. एंड इसमें और क्या था, ओके. 10 गुना मतलब इसका मतलब क्या है कि विद एवरी 10 डेसिबल राइज साउंड उसकी 2 गुना हो जाती है. मतलब साउंड की इंटेंसिटी 2 टाइम्स है. मतलब जैसे 60 से ये कितनी 70 गुना हो गई ना, 70 टाइम्स 6 8 80 डेसिबल मोर है. तो 10 के लिए 2 है तो 8 के लिए 16, तो 16 टाइम्स मोर जो हम बात करें उससे ज़्यादा होती है उसकी आवाज़. ठीक है, विद 10 डिग्री इंक्रीज इन डेसिबल वो 2 टाइम्स हो जाती है साउंड. ओके, तो आगे चलते हैं. फ़ोन, जो इसका सेकंड ऑप्शन है फ़ोन. सेबिन के बारे में बताया, डेसिबल के बारे में हमने पढ़ा है. तो फ़ोन इज़ द बचा. फ़ोन क्या होता है, फ़ोन इज़ द यूनिट ऑफ लाउडनेस.
ठीक है। होता क्या है कि ना हम किसी भी साउंड की इंटेंसिटी मेज़र कर सकते हैं, प्लस क्या कहते हैं, इंटेंसिटी और डेसिबल, मतलब ये दो चीज़ वी कैन मेज़र, बट वी कांट मेज़र द लाउडनेस। लाउडनेस का मतलब यहाँ पे क्या है कि लाउडनेस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है ना, क्योंकि लाउडनेस क्या होता है, किसी चीज़ के रिलेट में होता है कि वो इससे इतनी तेज़ है, वो इससे उतनी तेज़ है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि मेरे कान ख़राब हो, क्या पता मुझे कम सुनाई देता हो, सोन एंड मेरे लिए इतनी तेज़ है और आपके लिए इतनी भी तेज़ नहीं है। सो लाउडनेस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये आपने, चलो ये आगे मैं बताऊंगा, लाउडनेस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एंड फ़ोन जो है वो इंडिकेट करता है उनका परसेप्शन, इंडिकेट द पर्सनल परसेप्शन ऑफ लाउडनेस, ठीक है। सो 1 फ़ोन इज इक्वल टू 1 डेसिबल एट 1000 हर्ट्ज। 1000 हर्ट्ज इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। 1 फ़ोन इज 1 डेसिबल एट 1000 हर्ट्ज, मतलब ये 1000 हर्ट्ज क्यों आया, 1000 ही क्यों लिया कि ना एक एक्सपेरिमेंट किया गया था 5-6 लोगों को बिठाकर, उनको जैसे ना 60 डेसिबल की आवाज़ सुनाई गई, तो फिर उसको उसी 60 डेसिबल की आवाज़ को उन्होंने अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे सुनाया, तो जो उन्होंने सबसे सही फ्रिक्वेंसी पे जो 5-6 लोगों ने मतलब एक्सपेरिमेंट किया, सर्वे किया, वो 1000 हर्ट्ज पे सब लोगों ने 60 डेसिबल को सही पाया, ठीक है। एंड इसमें और क्या बताना था, 60 डेसिबल को 1000 हर्ट्ज पे सही पाया। एंड सेम ही उन्होंने 80 डेसिबल के लिए भी किया था, एंड सो ऑन। तो सबको उन्होंने मैक्सिमम 1000 हर्ट्ज के आसपास फ्रिक्वेंसी पे, मतलब इस फ्रिक्वेंसी चेंज करने पर 1000 फ्रिक्वेंसी पे उन्होंने सबको सेम से पाया। तो ये नहीं कि बिल्कुल 1000 एग्जैक्ट, मतलब ऐसे ले, यहाँ पे 100, यहाँ पे कुछ और, तो इतना लंबा तो आसपास ही गिरा था, तो उन्होंने 1000 ले लिया। सो 1 फ़ोन इज़ 1 डेसिबल है 1000 हर्ट्ज। एंड 1 फ़ोन के साथ ही एक टर्म आती है 1 सोन। 1 सोन इज़ 40 फ़ोन, ठीक है। और फ़ोन से आप कंफ्यूज मत हो जाना कि 1 फोटोन, फोटोन इज़ द यूनिट ऑफ लाइट, ठीक है, ये हमने पढ़ी था। और यूनिट ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट हमने पढ़ी थी 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो ये इससे कहीं और नहीं जाएंगे, ये इसकी मैं पिक लगा दूंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। एंड आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, इन GIS डैम रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन ऑन, ठीक है। GIS हमने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है और इसके बारे में। डैम इज़, अभी देख लेते हैं जो थोड़ा बहुत इस वक्त मैंने पढ़ा था। डैम इज़ डिजिटल एलिवेशन मॉडल, ठीक है। सो जो डैम यूज़ होता है, डैम रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन इज डी इज़ करेक्ट। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी हमने स्टडी की थी। टोपोग्राफी क्या होती है, टोपोग्राफी इज़ अ मैप, सॉरी टोपोशीट, टोपोशीट इज़ अ मैप जिसमें टोपोग्राफी और कंटूर्स होते हैं, ठीक है, दैट इज़ टोपोशीट। तो डिजिटल एलिवेशन टोपोग्राफी के लिए बताते हैं हमें GIS में। एंड डैम इज, अच्छा डैम के साथ ही इसके एक दो और जैसे थे DSM, DSM इज डिजिटल सरफेस मॉडल। एंड DTM इन डिजिटल टेरेन मॉडल, ठीक है। ये तीनों लगभग सेम सी चीज़ बताते थे, टोपोग्राफी की थोड़ी ऊपर नीचे की बात है, बट ये तीनों सेम सी चीज़ बताते हैं। सो GIS के हम सॉफ्टवेयर देख लेते हैं, क्योंकि जैसे अब रैबिट के पूछे जाते हैं कि रैबिट बीम के सॉफ्टवेयर क्या हैं। GIS के सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं,
एक तो आर्क GIS, ग्रास, जिनमें GIS आएगा उन्हें तो याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे ग्रास को याद करने की जरूरत है, QGIS एंड आर्क इन्फो, IDIS 32 एंड एक जियो मीडिया था, IL20, मैप इन्फो प्लस कॉर्प। ठीक है, तो इसमें से आर्क इन्फो ये कहीं पूछा गया था GIS का सॉफ्टवेयर के लिए, मतलब GIS के सॉफ्टवेयर के लिए नहीं, कुछ और ऑप्शन में आया था आर्क इन्फो कि ये उसका है या नहीं है, तो उसका ऑप्शन नहीं था। तो मतलब आर्क इन्फो भी इम्पोर्टेंट है, कभी आ सकता है। बाकी ये आपको क्लियर हो गए एंड सॉफ्टवेयर भी हो गए। ठीक है, GIS का हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। GIS में जो डाटा होता है वो उसमें दो में रिकॉर्ड होता है, स्पेशल डाटा एंड एट्रीब्यूट। ठीक है, स्पेशल इज रेफर टू द लोकेशन ऑन अर्थ, या यू कैन से पोजीशन ऑन अर्थ। ठीक है, स्पेशल याद रखना। एंड एट्रीब्यूट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन उस स्पेशल डाटा की, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ स्पेशल डाटा। जैसे कि ठीक है, अब इसको हम आगे देखते हैं। स्पेशल डाटा में ना दो चीज़ आती हैं, फील्ड और ऑब्जेक्ट। इस एग्जांपल से फिर आपको एग्जांपल क्लियर होंगे। फील्ड एंड ऑब्जेक्ट। फील्ड क्या होता है? फील्ड इज दोज जियोग्राफिक फीचर्स दैट अकर एवरीवेयर। फील्ड से याद रखना कि फील्ड हर जगह होती है, तो फील्ड हर जगह, ऑब्जेक्ट हर जगह नहीं होता। तो दैट अगर एवरीवेयर, ठीक है, तो ये कॉन्टीन्यूस होते हैं और हर जगह क्या मिलते हैं, जैसे टेम्परेचर, मतलब वो डाटा मिलते नहीं, वो डाटा जो हर जगह लेना होता है, हमें सेम सा होता है, हर जगह होता ही है। दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर, एलिवेशन वहाँ का कितना है, ये डाटा हमें हर जगह का लेना ही होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो मतलब नहीं भी हो सकते, स्पार्शली होते हैं वहाँ पे। ठीक है, स्पार्शली ओवर द स्टडी एरिया। कोई स्टडी एरिया की बात करें हम, जैसे कि ट्रीज, बिल्डिंग्स वहाँ की, रोड्स हैं या नहीं है, हो सकते नहीं भी हो, जरूरी नहीं है हो ही हो, बट ये तो हमें हर जगह का लेना ही होता है। सो दोज आर फील्ड एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड ये था। और एक क्वेश्चन और आया था कहीं पे, GIS इज रिलेटेड टू यूक्लिडियन स्पेस। यूक्लिडियन स्पेस क्या होता है? ये वाला स्पेस हम सब ने बचपन में पढ़ी है, मतलब जिस पे हम पॉइंट पे हम मतलब उस किसी भी चीज़ को हम यूक्लिडियन स्पेस पे डिस्टेंस फ्रॉम XYZ से उसकी लोकेशन हम देख सकें। XYZ, अगर हम किसी भी चीज़ की लोकेशन हम उसको XYZ पे दे सकें तो दैट इज़ वो यूक्लिडियन स्पेस में है। सो GIS रिलेटेड टू यूक्लिडियन स्पेस। एंड GIS में रास्टर होती है, पिक्चर डाटा, एंड वेक्टर डाटा में यहाँ लिख देता हूँ मैं। वेक्टर डाटा में क्या क्या आता है? वेक्टर डाटा में आता है पॉइंट। सबसे पहले पॉइंट किस लिए यूज़ होता है? ट्री लोकेशन के लिए, मतलब ट्री मार्क करने के लिए, इलेक्ट्रिकल पोल मार्क करने के लिए, एंड कुछ और जो भी डॉट से दिखा सकें हम। देन आती है लाइन यूज़ होती है रोड के लिए। देन आता है पॉलीगन यूज़ होता है आपका एरिया शो करने के लिए। ठीक है, ये तो GIS के अंदर ही घुस गया हम, तो इसको छोड़ते हैं। इसके बाद ना एक चीज़ आती है टैबुलर लॉ ऑफ जियोग्राफी। ये भी क्वेश्चन कहीं आया था तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है।
टैबुलर लॉ ऑफ जियोग्राफी मतलब इसका इसका ऑप्शन वो था कि लोकेटेड थिंग्स जो होती है ना, जो थिंग्स आर लोकेटेड क्लोजर टुगेदर हैव सेम और सिमिलर वैल्यूज़, मतलब जो चीज़ पास पास है उनकी वैल्यूज़ लगभग सेम ही होंगी, उन एरियाज़ की वैल्यू लगभग सेम ही होगी। तो ये कहा था टैबुलर लॉ ऑफ जियोग्राफी। इसके साथ एक और आता है TIN, ट्राइंगुलेटेड इरेगुलर नेटवर्क। ये क्या होता है? रिप्रेजेंट सरफेस मॉर्फोलॉजी मतलब इसकी मैं पिक लगा दूंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। ट्रायंगुलर की फॉर्म में हम इनको सरफेस को दिखाते हैं, उसे कहते हैं टिन, ट्रायंगुलेटेड इरेगुलर नेटवर्क। एंड एक लास्ट इसमें है टेम्पोरल डाटा और डायमेंशन यू कैन से। ठीक है, ये क्या होता है? टेम्पोरल मतलब ये रिलेट करता है किसी का टाइम, इट रिलेटेड विद द टाइम, डिफरेंट स्टेट्स का, डिफरेंट एरिया, डिफरेंट वर्ल्ड सिटीज़ का, कंट्रीज़ का टाइम। तो टेम्पोरल डाटा में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एंड ठीक है, GIS में इतना ही पढ़ा था मैंने, और इतना कुछ खास ये याद करना है और इसको कुछ कर भी नहीं सकते हम। क्वेश्चन नंबर 21 का ठीक है, डैम रिप्रेजेंट्स टोपोग्राफी। आगे चलते क्वेश्चन।